नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम राजस्थान की ज्योग्राफी के संदर्भ में आज एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है राजस्थान की मृदा या राजस्थान की मिट्टियाँ। तो बात करते हैं राजस्थान की मिट्टियों पर। देखिए, मृदा किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा बात जो आती है वो क्या है कि मृदा कहते किसे हैं या मिट्टी किसे कहते हैं। तो मृदा भूमि की वह ऊपरी सतह जिसमें किसी भी फसल को या पौधे को उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। और मृदा की जो औसत गहराई है वो मानी जाती है 76 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात आती है वर्गीकरण की। तो हम मुख्यतः 3 वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ICAR के अनुसार, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा है उस पर चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे हम USDA के अनुसार। USDA मतलब यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। उसके अनुसार उसने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा है। और एक हम बात करेंगे राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा है, ठीक है ना। तो इन 3 चीजों पे वर्गीकरण आधारित रहेगा हमारा किसका, राजस्थान की मृदाओं का। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए मृदा। मृदा सॉइल्स, मृदा SOIL सॉइल्स। मृदा किसे कहते हैं। तो मृदा कहते हैं भूमि की वह ऊपरी सतह, भूमि की वह ऊपरी सतह जिसमें किसी भी फसल को, किसी भी फसल को पैदा करने की क्षमता होती है, पैदा करने की क्षमता होती है, उसे मृदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे मृदा कहते हैं, ठीक है ना। बात करें मृदा की गहराई की, औसत गहराई। तो मृदा की जो औसत गहराई है, मृदा की औसत गहराई, तो मृदा की औसत गहराई 76 सेंटीमीटर मानी गई है। 76 सेंटीमीटर मानी गई है, ठीक है। बात करें वर्गीकरण की। देखिए, हमें मुख्य 3 वर्गीकरण पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है USDA के अनुसार मृदा का वर्गीकरण, राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। एक पढ़ना है ICAR के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। और एक पढ़ना है हमें राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ICAR के अनुसार राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण। तो पहले वर्गीकरण देख लेते हैं, फिर एक एक से उन मृदा कितने भागों में बांटा है उस एक विशेष प्रकार की मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालो ICAR के अनुसार मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। ICAR जो है वो मुख्यतः 3 आधारों पर मृदा का वर्गीकरण करने। तो इसने मुख्यतः कितने आधार लिए, 3 आधार लिए थे। एक को लिया था इन्होंने मृदा का रंग, मृदा का रंग। दूसरा आधार जो लिया था वो लिया था मृदा के कणों का आकार, कणों का आकार। और तीसरा आधार लिया इन्होंने उपजाऊपन, उपजाऊपन। इन 3 आधारों पर
मृदा का क्या दिया इन्होंने, वर्गीकरण। जैसे मृदा का रंग की बात करें तो कोई मृदा, जैसे कि मृदा का रंग कैसा है, लाल है या काला है या पीला है ना, ये क्या है हमारे मृदा के रंग। कणों के आकार की बात करें तो बारीक कण हैं या कंकरीले कण हैं, कंकड़ हैं, या कह सकते हो हम मोटे कण हैं। ये क्या है हमारे कणों के आधार पर। उपजाऊपन के आधार पर बात करें तो जैसे कि मृदा कैसी हमारी, उपजाऊ है या अनउपजाऊ है या अधिक उपजाऊ है या एक आता है अत्यधिक उपजाऊ है, अत्यधिक उपजाऊ, ठीक है ना। तो इन आधारों पर ICAR जो है वो अपना वर्गीकरण देता है, ठीक है ना। बात करें ICAR के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नोट लगा के लिखो। ICAR की स्थापना, ICAR क्वेश्चन फुल फॉर्म लिख लो, इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, रिसर्च काउंसिल, रिसर्च काउंसिल 1975 और स्थापना हुई थी इसकी दिल्ली में। 1975 में स्थापना कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में, ठीक है ना। नोट पर लिख लीजिए। ICAR ने उपरोक्त आधारों पर, उपरोक्त 3 आधारों पर राजस्थान की मृदा को, राजस्थान की मृदा को 9 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान की मृदा को कितने, 8 भाग, इन्होंने कितने भाग लिए, 8 भागों में विभाजित किया है। 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। किसके अनुसार, ICAR के अनुसार। ICAR के अनुसार कितने भागों में, 8 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। एक एक से वो भाग लिख लीजिए। सबसे पहले बात करें तो वो मृदा है हमारी मरुस्थलीय मृदा। सबसे पहली मृदा कौन सी है, एक एक से मैं नाम लिख दूं, यहाँ पर इधर लिख लूं, इधर ही लिख लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय, इसी का नाम है रेतीली मृदा, रेतीली, मरुस्थलीय मृदा को क्या बोलते हैं, रेतीली मृदा। दूसरी है हमारी, ये मृदा पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसलमेर, बीकानेर आदि में, ठीक है ना। उसके बाद में लवणीय मृदा, 2 नंबर लिखिए, लवणीय मृदा, लवणीय। इन मृदाओं के बारे में एक एक से चर्चा करेंगे। उसके बाद में लिखो सिरोजम मृदा, सिरोजम मृदा, इसका दूसरा नाम है धूसर लाल, धूसर लाल मृदा। दिख रहा है क्या आपको, सिरोजम मृदा, इसी का दूसरा नाम है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं धूसर लाल। लवणी तो दिख रहा है, लवणी मृदा।
उसके बाद में चलिए ऐसा कीजिए, आप इनके नाम जो है वो आप ऊपर ही लिख लीजिए, ठीक है ना। इतना तो आपने लिख लिया, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में मृदाओं के नाम ऊपर लिख देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको साफ कर देता हूँ। अब एक एक से ऊपर नाम लिख दूँ पहले, नो, फिर एक एक से उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वर्गीकरण किसका ले रहे हैं, ICAR का वर्गीकरण ले रहे हैं, ठीक है ना। ICAR ने 8 भागों में राजस्थान की मृदा को बांटा है। नंबर पहला है इसमें से मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा कह लो या मरुस्थलीय रेतीली मृदा, एक ही बात है ना। मरुस्थलीय रेतीली मृदा। दूसरा लिखो लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। तीसरा लिखो सिरोजम मृदा, सिरोजम मृदा। अगली लिखो पर्वतीय मृदा, पर्वतीय। देखिए इन मृदाओं के केवल एक ही नाम ही नहीं है, इनके अन्य नाम भी हैं। जैसे सिरोजम को बोलते हैं धूसर मृदा, है ना। सिरोजम को क्या बोलते हैं, इनको धूसर लाल मृदा भी कहा जाता है, धूसर लाल मृदा, धूसर लाल मृदा। पर्वतीय लिख ली। 5 नंबर लिखो लाल लोमी मृदा, या ऐसे लिख लो लाल दोमट मृदा, लाल दोमट मृदा। और इसी का नाम आता है लाल लोमी मृदा, है ना। लाल दोमट मृदा को क्या बोलते हैं, लाल दोमी लोमी मृदा को लाल दोमट मृदा भी कहा जाता है। अगली लिखो लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा। एक लिखिए जलोढ़ कछारी मृदा, और एक लास्ट लिख लीजिए बलुई काली मृदा, बलुई काली मृदा, ठीक है ना। तो ICAR ने राजस्थान की मृदा को कितने भागों में, इन 8 भागों में विभाजित किया है। मरुस्थलीय मृदा या रेतीली मृदा कह सकते हैं जिसको। दूसरा है लवणीय मृदा, सिरोजम मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल दोमट मृदा, लाल बलुई मृदा और जलोढ़ कछारी मृदा, और लास्ट है बलुई काली मृदा, ठीक है। अब एक एक से इन 8 के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए आपको पढ़ने में आसानी हो इसलिए एक बार पहले इन मृदाओं को हम मैप पर दर्शा लेते हैं, उसके बाद जो जितनी विशेषता है उन विशेषताओं पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। तो राजस्थान के मैप पर एक बार इन मृदाओं को ड्रॉ कर लेते हैं। राजस्थान का मैप बना लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करें मरुस्थलीय रेतीली मृदा की, तो यहाँ पर हमारी पाई जाती है मरुस्थलीय रेतीली मृदा, मरुस्थलीय रेतीली मृदा, ठीक है ना। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा बीकानेर का आता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें लवणीय मृदा की, तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ इधर आता है पूर्वी बाड़मेर, और कुछ हिस्सा आता है इसका जालौर का। यहाँ पर पाई जाती है हमारी लवणीय मृदा, लवणीय मृदा 2 हिस्सों में विभाजित है। ऊपर भी पाई जाती है, कुछ यहाँ पर भी मिलती है। जैसे आपको पता होगा लूनी नदी का जो पेटा है ना, बालोतरा बाड़मेर वाला हिस्सा, और जालौर का सांचौर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी हमारी लवणीय मृदा मिलती है, ठीक है। बात करें सिरोजम मृदा या दूसरा लाल मृदा, तो सिरोजम मृदा जो है वो इधर पूर्वी जयपुर, इधर टोंक, जयपुर, अजमेर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मिलती है सिरोजम मृदा, सिरोजम मृदा। उसके बाद हम बात करें पर्वतीय मृदा,
तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में हमारी मिलती है। चलो इनके इस तरह से आप मैप बना लीजिए, ठीक है ना। एक लवड़ी मृदा देखिए हमारी यहाँ पर भी मिलती है ना। उसके बाद हम बात करें पर्वतीय मृदा, तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में हमारी कौन सी मृदा मिलती है? पर्वतीय मृदा मिलती है, पर्वतीय मृदा। उसके बाद हम बात करें लाल दोमट मृदा, है ना। लाल दोमट मृदा इधर उदयपुर, उदयपुर सिरोही ये बड़ा हिस्सा तो आ गया हमारा, बाड़मेर जालौर वाला हिस्सा तो ये तो लवड़ी मृदा में आ गया। बाकी जो हिस्सा बचा वो किसमें आ गया? उदयपुर सिरोही राजसमंद ये वाला जो हिस्सा है वो आता है हमारा किसमें? लाल दोमट मृदा, लाल दोमट मृदा। 5 नंबर। उसके बाद में लाल बलुई मृदा, इधर वाला जो दक्षिणी राजस्थान वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला हिस्सा है ये आता है हमारा लाल बलुई मृदा, लाल बलुई मृदा। उसके बाद में जलोढ़ कछारी मृदा, ये पूर्वी राजस्थान वाला जो हिस्सा है ये वाला वो आता है जलोढ़ कछारी मृदा, जिसे खादर भी कहा जाता है ना, जलोढ़ कछारी मृदा। और इधर वाला जो हिस्सा बचता है ये हाड़ौती का प्रदेश वाला, इसमें पाई जाती है बलुई काली मृदा ना, बलुई काली मृदा, बलुई काली मृदा। तो इस तरह से आप मैप पर ड्रॉ कर लीजिए। जो हिस्सा एक हिस्सा ये बच गया ये तो हमारा लवड़ी मृदा का ही हिस्सा है, 2 नंबर हिस्सा ये तो लवड़ी मृदा का ही है, लवड़ी मृदा का ही हिस्सा है। और ये जो हिस्सा बच गया है ये वाला, ये आपको मरुस्थलीय मृदा का ही इसमें विस्तार है, ठीक है ना। इस तरह आप मैप पर ड्रॉ कर लेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब एक एक से इनके मृदा की विशेषताएं जो है उनके बारे में एक एक से अब चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए मरुस्थलीय मृदा। नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए आप मरुस्थलीय मृदा। इसी का नाम है रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। इसी को बोलते हैं मोटे कण वाली मृदा, मोटे कण वाली मृदा, ठीक है, इसी के नाम है। बात करें मरुस्थलीय मृदा के बारे में तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में कि इसका विस्तार कहाँ पर है, इस मृदा का राजस्थान में विस्तार कहाँ पर है। तो यह मृदा जो है वो पाई जाती है पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्षेत्र इसका क्या है? विस्तार है। इसमें शामिल जिलों की बात करें, इधर लिख लो शामिल जिले, शामिल जिले 7 जिले इसमें आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू और झुंझुनू। 7 जिलों में इसका क्या है? विस्तार है, ठीक है ना। बात करें इस क्षेत्र की प्रमुख फसल, प्रमुख फसलें, तो इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसलें हैं वो हमारी
बाजरा, मोठ, ठीक है ना, ये इस क्षेत्र की क्या है, प्रमुख फसल है। इस क्षेत्र में अत्यधिक तापमान रहता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो मृदा की अन्य विशेषताओं की बात करें तो लिखिए, मरुस्थलीय मृदा में, मरुस्थलीय मृदा के कण अत्यधिक मोटे होते हैं, अत्यधिक मोटे होते हैं, अतः इस मृदा में, अतः इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। मृदा के कण क्या है, अत्यधिक मोटे होते हैं, इसलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता क्या है, न्यूनतम होती है। अगली विशेषता की बात करें, इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण केशकात्व की क्रिया के कारण हुआ है, केशकात्व की, या केशाकर्षण, कुछ भी लिख सकते हो, केशकात्व की क्रिया के कारण हुआ है, क्रिया के कारण हुआ है, कारण हुआ है। अगला लिखो, इस मृदा में, इस मृदा में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को प्रदर्शित करते हैं N से, है ना, कैल्शियम, कैल्शियम को प्रदर्शित करते हैं Ca से, तथा कार्बनिक तत्वों की, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, कार्बनिक तत्वों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये विशेषता थी किस मृदा की, ये हमारी मरुस्थलीय रेतीली मृदा की, है ना। इस मृदा के कण अत्यधिक मोटे होते हैं, इसलिए इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है न्यूनतम होती है, मतलब वर्षा जैसे हुई, वर्षा का पानी तुरंत जमीन के अंदर चला जाता है, मृदा उसको तुरंत सोख लेती है, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कभी बरसात हुई थी या नहीं थी, क्योंकि मृदा के कण जो है वो कैसे होते हैं, अत्यधिक मोटे होते हैं। और इसका जो निर्माण है किससे हुआ है, किसकात्व क्रिया से हुआ है, ठीक है ना। देखिए किसी समय बात करें पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र पर क्या फैला हुआ था, हमारा टेथिस सागर फैला हुआ था। पश्चिम मरुस्थल का निर्माण भी किससे हुआ है, टेथिस सागर से हुआ है। तो टेथिस सागर फैला हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो झीलें मिलती हैं वो कैसे झीलें मिलती हैं, लवणीय झीलें मिलती हैं ना। तो लिख लो, इस क्षेत्र में लिखो, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र पर बहुत पहले, बहुत पहले टेथिस सागर उपस्थित था, टेथिस सागर उपस्थित था, उपस्थित था, इसलिए इस क्षेत्र में मिलने वाली झीलें, झीलें लवणीय होती हैं, कैसी होती हैं, लवणीय होती हैं, ठीक है ना। तो ये किस बात का प्रमाण है, ये इस बात का प्रमाण है कि किसी समय पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र पर किसका विस्तार था, टेथिस सागर का विस्तार था, ठीक है। ये विशेषता हमारी किसकी, मरुस्थलीय मृदा की। अब 2 नंबर डाल लीजिए, लवणीय मृदा, 2 नंबर डाल लीजिए, लवणीय मृदा।
लवणीय मृदा, इसी का नाम है ऊसर मृदा। अगर कोई मृदा लवणी है तो वो अनुपजाऊ होगी, और आपको पता होगा अनुपजाऊ मृदा को क्या बोलते हैं, ऊसर मृदा कहा जाता है। बात करें लवणीय मृदा के बारे में, तो इसका जो विस्तार है वो 4 जिलों में है। विस्तार कहाँ पर है, 4 जिलों में ये मृदा पाई जाती है। देखो विस्तार, इसका जो विस्तार है वो 2 जिले तो हमारे ऊपर हैं, पेन कहाँ चले जाते, 2 जिले तो हमारे ऊपर हैं, कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़। और 2 जिले हमारे नीचे आते हैं, बाड़मेर और जालौर। बाड़मेर और जालौर। इस मृदा का जो विस्तार है वो अंतः अपवाह प्रणाली का जो क्षेत्र है उसमें है। सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पर है, अंतः अपवाह प्रणाली का जो क्षेत्र है उस पर। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये किस अंतः अपवाह प्रणाली का हिस्सा है, ये घग्गर नदी के अंतः अपवाह प्रणाली का हिस्सा है। जबकि बाड़मेर और जालौर का जो क्षेत्र है ये किस हिस्से में आता है, ये लूनी नदी के हिस्से में आता है, ठीक है ना। लिखिए, प्रमुख फसल आपकी वही हो जाएगी बाजरा और मोठ, लिख लीजिए। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल बाजरा, मोठ, मूंग, ठीक है ना। विशेषताओं के बारे में बात करें तो लिखिए, लवणीय मृदा का सर्वाधिक विस्तार, लवणीय मृदा का अधिकतर विस्तार, अधिकतर विस्तार अंतः अपवाह प्रणाली, अंतः अपवाह प्रणाली वाले क्षेत्र में है, वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगला लिखिए, इस मृदा में, इस मृदा में लवणीय तत्वों की, लवणीय तत्वों की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, अतः यह ऊसर मृदा है, अतः यह ऊसर मृदा है। मतलब कैसी है, अनुपजाऊ मृदा है, ठीक है ना। तो ये हमारी विशेषता थी किस मृदा के बारे में, ये थी लवणीय मृदा के। लवणीय मृदा का भी निर्माण हमारा किस आकर्षण की प्रक्रिया के कारण हुआ है, ठीक है ना। लिख लीजिए। अब बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर बाद में और मृदाओं के बारे में चर्चा करते हैं। लिख लिया, चलिए अब अगली मृदा की बात करते हैं। मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा के बाद 3 नंबर डालिए आप, सिरोजम मृदा। बात करें सिरोजम मृदा के बारे में, तो सिरोजम मृदा का जो विस्तार है वो अजमेर में है, जयपुर में है, टोंक में मिलती है, और एक हमारा पश्चिमी राजस्थान का जिला है पाली, वहाँ पर भी हमारी सिरोजम प्रकार की मृदा मिलती है, ठीक है। तो डाल लीजिए सिरोजम मृदा 3 नंबर, सिरोजम मृदा। बात करें सिरोजम मृदा की, तो इसका जो विस्तार है सिरोजम मृदा का, विस्तार जो है वो विस्तार है इसका जयपुर, अजमेर, टोंक और पाली, इन जिलों में इनका क्या है, विस्तार है।
बात करें फसल की, तो इस क्षेत्र में जो फसल है, इस प्रकार की मृदा में जो फसल है, क्षेत्र की बात नहीं मृदा की, इस मृदा में जो फसल है न के बराबर होती है, फसल न के बराबर होती है, न के बराबर होती है। देखिए हमने पूरा जिला लिखा है यहाँ पर, लेकिन ये जो मृदा है ना पूरे जिले में फैली नहीं होकर छोटे छोटे हिस्सों के रूप में बटी हुई पाई जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर जिले का नाम लिख दिया तो पूरे जिले में एक ही प्रकार की मृदा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मृदा जो है ये कुछ हिस्सों के रूप में बटी हुई मिलती है। अगला लिखो, इस मृदा का रंग देखिए, हमने एक रंग लिखवाया था धूसर लाल ना, इसे धूसर लाल मृदा भी कहा जाता है ना। तो लिखिए, इस मिट्टी को धूसर लाल मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा को धूसर लाल मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला लिखिए, देखिए इस मृदा का जो निर्माण है भवन निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसे ईंटिया मृदा भी कहते हैं। उपयोग किसमें किया जाता है? भवन निर्माण। लिखिए, इस मृदा का उपयोग, इस मृदा का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, भवन निर्माण में किया जाता है। इसलिए इसे ईंटिया मृदा भी कहते हैं, ईंटिया मृदा भी कहते हैं, ठीक है ना। इस मृदा का उपयोग किसमें किया जाता है? भवन निर्माण में करते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है? ईंटिया मृदा भी कहते हैं, ठीक है। अब लिखिए, सरोजम मृदा के बाद में अगली मृदा पर्वतीय मृदा, 4 नंबर डाल लीजिए, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, देखिए बात करें पर्वतीय मृदा की, तो पर्वतीय मृदा का जो विस्तार है वो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। विस्तार अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, विस्तार लिख लीजिए, अरावली पर्वतीय क्षेत्र। हालांकि अरावली पर्वतीय क्षेत्र के भी सब जिले नहीं है, इसमें जो मुख्य जिले आते हैं वो है जैसे सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें, अजमेर और चित्तौड़गढ़ आदि जिले इसमें शामिल हैं, ठीक है। बात करें प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, तो इस क्षेत्र में जो मुख्य फसल है वो की जाती है मक्का। कौन सी फसल की जाती है? मक्का। बात करें विशेषताओं के बारे में, तो देखिए इस मृदा में बोई जाने वाली फसलों से क्या आती है? सुगंध आती है। लिखिए, इस मृदा में बोई जाने वाली फसलों से सुगंध आती है। तो पर्वतीय मृदा में बोई जाने वाली फसलों से क्या आती है? सुगंध आती है, ठीक है ना। अगला लिखो, पर्वतीय मृदा में पोटास तत्व, पोटास बोलते हैं, पोटास को प्रदर्शित करते हैं पोटेशियम, पोटासियम को प्रदर्शित करते हैं के से, है ना।
पर्वतीय मृदा में पोटास तत्व प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। चूंकि ये मृदा पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए इसको कंकरीली एवं पथरीली मृदा भी कहा जाता है। लिख लीजिए, इस मृदा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये विशेषता थी किस मृदा के बारे में, पर्वतीय मृदा के बारे में। लिख लीजिए। अब बात करते हैं आगे, दक्षिण राजस्थान में एक हिस्सा आता है हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला, उसमें पाई जाती है मृदा हमारी लाल दोमट मृदा। तो अब उस मृदा के बारे में चर्चा करते हैं। नीचे आ जाएगा, चलो जितने आते हैं उतने तो लिख लेते हैं। 5 नंबर डाल लीजिए। पर्वतीय मृदा के बाद में 5 नंबर आता है हमारा दक्षिण राजस्थान में कौन सी मृदा पाई जाती है, हाँ, लाल दोमट मृदा, लाल दोमट या लाल लोमी मृदा, लाल दोमट या लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा। बात करें लाल दोमट या लाल लोमी मृदा के बारे में, तो इसका जो विस्तार है, विस्तार आपको पता होगा कहाँ पर मिलती है, दक्षिणी राजस्थान में। इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान में भी जिले आते हैं, वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिण पूर्वी उदयपुर, दक्षिण पूर्वी उदयपुर। इस क्षेत्र में हमारी कौन सी मृदा मिलती है, लाल दोमट या लाल लोमी मृदा। बात करें प्रमुख फसल, तो यहाँ पर होती है गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ आदि प्रमुख फसलें। दिख रहा है क्या आपको, आदि प्रमुख फसलें यहाँ पर मिलती हैं। चलो 1-2 लाइन और आ जाएंगी। बात करें इस मृदा का जो लाल रंग है वो किस कारण है, तो लौह ऑक्साइडों की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है, लाल। लिखिए, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। बात करें 1-2 विशेषता इधर चर्चा कर लेते हैं। बात करें लाल लोमी मृदा के बारे में, तो इस मृदा में नाइट्रोजन, कैल्शियम आदि तत्वों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इधर लिख लीजिए, इस मृदा में नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा पोटास तत्वों की, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा पोटास नहीं, फास्फोरस है ना, पोटास तत्व तो यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। इस मृदा में नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्वों की कमी होती है, और मृदा के कण बारीक होते हैं अतः जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। मृदा के कण बारीक होने के कारण जल धारण क्षमता अधिक होती है।
जल धारण क्षमता अधिक होती है। अधिक होती है, ठीक है। लिख लीजिए, ये मृदा की विशेषता थी हमारी किसकी? लाल दोमट या लाल लोमी मृदा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब 6 नंबर डाल लीजिए। लाल दोमट हो गई, 6 नंबर डाल लीजिए लाल बलुई मृदा। लाल बलुई मृदा, छह नंबर डाल लीजिए आप, लाल बलुई मृदा। लाल बलुई मृदा। देखिए, बात करें लाल बलुई मृदा के विस्तार की, तो लाल बलुई मृदा का जो विस्तार है वो मिलता है सिरोही, उदयपुर, पाली और जालौर में। विस्तार है इसका सिरोही, उदयपुर, पाली और जालौर, ठीक है। बात करें फसल, प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, तो प्रमुख फसल हमारी है बाजरा, मूंग और मोठ। एक विशेषता याद रखना, देखिए अभी हमने नीचे मृदा पढ़ी थी लाल दोमट मृदा। लाल दोमट मृदा का जो रंग होता है लाल, वो तो होता है लौह ऑक्साइड के कारण, जबकि लाल बलुई मृदा का जो लाल रंग होता है वो होता है लौह सल्फाइड के कारण, ठीक है ना। एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। लिखिए, इस मृदा का लाल रंग, इस मृदा का लाल रंग लौह सल्फाइड के कारण होता है। लौह सल्फाइड के कारण होता है, ठीक है। ये थी हमारी कौन सी? लाल बलुई मृदा। अब लिखिए 7 नंबर, बलुई काली मृदा, या ऐसे लिख लो काली मृदा, केवल काली मृदा। बात करें काली मृदा के विस्तार की, तो इसका जो विस्तार मिलता है वो है हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। विस्तार इसका कहां पर है? हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, इसमें शामिल जिले हैं हमारे कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक। बात करें प्रमुख फसल, प्रमुख फसल, तो इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है कपास, मूंगफली, गेहूं, गन्ना, धान। इस क्षेत्र की क्या है? प्रमुख फसल है, ठीक है। बात करें इस मृदा की विशेषताओं के बारे में, तो देखिए इस मृदा में एल्यूमिनियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्वों की क्या है? प्रचुरता पाई जाती है। और मृदा के कण अत्यधिक बारीक होते हैं, अतः मृदा में जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, लेकिन जल सोखने की क्षमता न्यूनतम होती है, ठीक है ना। तो ये विशेषताएं लिखिए। इस मृदा में, इस मृदा में एल्यूमिनियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्वों की प्रचुरता होती है।
प्रचुरता होती है। या लिखिए मृदा के कण अत्यधिक बारीक होते हैं, इसलिए मृदा में जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है जबकि जल सोखने की क्षमता न्यूनतम होती है। ठीक है। देखिए काली मृदा को भारतीय चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। लिखिए काली मृदा को भारतीय चरणोजम मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए जब ये मृदा सूख जाती है तो इस मृदा में क्या है, दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। लिखिए मृदा के सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। मृदा के सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषता थी किसकी, काली मृदा की। लिख लीजिए। फिर एक हमारी लास्ट मृदा बचती है जलोढ़ कछारी मृदा या कांपी मृदा, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। काली मृदा के एक दो नाम और आते हैं। देखिए इस मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कपास की खेती होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। एक तो इसको भारतीय चरणोजम मृदा कहते हैं और स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। सर्वाधिक मात्रा में इस मृदा में कपास की खेती होती है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। दूसरा, इस मृदा में सर्वाधिक जल धारण या जल सोखने की क्षमता होती है, इसलिए इसे आर्द्र मृदा भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऊपर ही लिख लेना ये नाम, काली मृदा है ना, कपासीय मृदा, और लिखो आर्द्र मृदा, चरणोजम मृदा, भारतीय चरणोजम मृदा, और इसी का नाम है स्वतः जुताई वाली मृदा। तो इस मृदा के काफी नाम है। ठीक है। अब लिख लीजिए। अब एक लास्ट मृदा बचती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लिख लिया हो तो साफ कर दूं। देखिए अब लास्ट लिख लीजिए एक जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में बात करें तो इसका जो विस्तार है वो मिलता है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि जलोढ़ मृदा आपको पता होगा, जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है वो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है, और पूर्वी मैदान के निर्माण भी किससे हुआ है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से ही हुआ है। तो लास्ट एक मृदा और लिख लीजिए जिसका नाम है जलोढ़ कछारी
मृदा, इसी को बोलते हैं कांपीय मृदा, कांपीय मृदा, और इसी को बोलते हैं खादर। ठीक है ना, खादर। सबसे पहले बात करना है विस्तार के बारे में। विस्तार, तो इस मृदा का जो विस्तार है वो है हमारा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में इसमें जो जिले आते हैं वो है जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और एक जिला आता है दौसा। दौसा, ठीक है ना। विस्तार इतने जिलों में है। उसके बाद हम बात करें प्रमुख फसल, प्रमुख फसल। तो इस क्षेत्र में प्रमुख फसल है गेहूं, सरसों, चना, दाल, तंबाकू आदि इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें। बात करें विशेषताओं के बारे में, तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है? नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। लिखिए, इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। आपको पता होगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण भी किससे हुआ है? गंगा तथा यमुना नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। और पूर्वी मैदान के विस्तार में जो मृदा आती है वो कौन सी? हमारी जलोढ़ कछारी मृदा आती है। इसलिए इस मृदा का निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। बात करें इस मृदा में तत्वों के बारे में, तो इस मृदा में कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्वों की तो प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन कैल्शियम तथा फास्फोरस तत्व तो है इस मृदा में न्यूनतम पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो तत्व है उसकी क्या है? इसमें प्रचुरता होती है। लिखिए, इस मृदा में कैल्शियम तथा फास्फोरस, फास्फेट लिख सकते हो, कैल्शियम तथा फास्फेट तत्वों की प्रचुरता होती, तत्वों की कमी पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन तत्व इस मृदा में प्रचुरता से पाया जाता है। नाइट्रोजन तत्व इस मृदा में प्रचुरता से पाया जाता है। ठीक है, अगला लिखो। देखिए, कुछ नाम आते हैं जैसे नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, इसको तो बोलते हैं हम खादर। एक होती हमारी पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, ये होती हमारी बांगर, ठीक है। और एक होती है हमारी नवीनतम जलोढ़ मृदा, नवीनतम जलोढ़ मृदा, ये होती है हमारी डेल्टाई मृदा, ठीक है। खादर और बांगर जो है, खादर किसे कहते हैं? ऐसी मृदा जहाँ पर नदी का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँच जाता हो
उससे नदी के पानी से या बाढ़ का पानी से जो प्रत्येक वर्ष पहुंचता है उससे जो मृदा का निर्माण होता है उसे बोलते हैं खादर। जबकि वह मृदा जहाँ पर प्रत्येक वर्ष नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है वह होती है हमारी बांगर। और डेल्टाई मृदा वह मृदा जहाँ पर नदी का पानी हर समय उपस्थित रहता है वह कहलाती है हमारी डेल्टाई मृदा। ठीक है ना। तो मृदाएं मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। जलोढ़ मृदाएं लिख लीजिए। इस मृदा में भी जल धारण करने की क्षमता है वो कैसी होती है, अत्यधिक होती है। ठीक है ना। अब कुछ मैंने आपको नाम बताए होंगे, जैसे घग्गर बेसिन में एक विशेष प्रकार की मृदा पाई जाती है काठी मृदा, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में किसकी खेती होती है, बासमती चावल की खेती होती है ना। बनास बेसिन में हमारी कौन सी भूरी रेतीली मृदा मिलती है, कहाँ के पास, अजमेर टोंक इस वाले क्षेत्र में भीलवाड़ा भूरी रेतीली मृदा मिलती है। उसके बाद में एक क्षेत्र आता है हमारा राजसमंद का, जहाँ पर आपको पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। उस क्षेत्र में पीली मृदा मिलती है। ठीक है ना। कौन सी मृदा, पीली मृदा। तो कुछ 3-4 बिंदु हैं उनके बारे में और लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, नोट लगा के लिखो। राजसमंद जिले के हल्दी घाटी क्षेत्र में पीली मृदा मिलती है, पीली मृदा मिलती है। ठीक है। उसके बाद में लिखो, बनास बेसिन में भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। अगला लिखो, घग्गर बेसिन में पाई जाने वाली मृदा को काठी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ मृदा के बारे में विशेषता थे। ICAR के अनुसार ये मृदा के 8 प्रकार बताए गए थे, हमने पूरे डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब बाकी USD के अनुसार और राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार जो मृदा का वर्गीकरण है उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।